नेपाल में एक बाढ़ ने तबाही मचा दी। लोग अभी पहली तबाही से उबर भी नहीं पाए। रेस्क्यू टीमें मलबे में लोगों को खोज रही, लेकिन इसी बीच हिमालय के ऊपर एक नया खतरा खड़ा हो गया है। एक जगह पानी जमा हो रहा है और उसके पीछे बना प्राकृतिक बांध अगर टूट गया तो एक बार फिर अचानक बाढ़ की लहर नीचे की तरफ दौड़ सकती है। चीन ने इस खतरे को गंभीर बताते हुए चेतावनी जारी की है। तो क्या नेपाल में पहली बाढ़ के बाद अब दूसरी तबाही आने वाली है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आइए पूरी कहानी बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। 26 अगस्त की सुबह नेपाल और चीन की सीमा के पास हिमालय में अचानक एक बहुत बड़ी घटना हुई। पहाड़ के ऊपरी हिस्से में जमा बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा टुकड़ा नीचे आ गिरा। शुरुआत में जो तेज कंपन जमीन पर दर्ज हुआ उसे भूकंप समझे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद के विश्लेषण में तस्वीर बदल गई। उपलब्ध सबूतों के मुताबिक वहां भूकंप आया और उसकी वजह से ग्लेशियर नहीं टूटा था, बल्कि ग्लेशियर और पहाड़ का हिस्सा इतनी ताकत से नीचे गिरा कि उसी से जमीन में भूकंप जैसा कंपन पैदा हुआ। यानी यहां कहानी उल्टी थी। पहाड़ टूटा, बर्फ और चट्टानें नीचे गिरी और फिर शुरू हुई पानी और मलबे की तबाही। सैटेलाइट तस्वीरों के शुरुआती विश्लेषण में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा करीब 5200 मीटर की ऊंचाई से लगभग 1.2 किलोमीटर नीचे गिरने की बात सामने आई। लेकिन सबसे खतरनाक बात सिर्फ ग्लेशियर का टूटना नहीं था, उसके साथ भारी चट्टानें, बर्फ, मिट्टी और पहाड़ का ढीला मलबा भी नीचे आया और ये सब जाकर नदी में गिरा। अब जरा नदी की कल्पना कीजिए। एक तरफ पहाड़ से हजारों लाखों टन मलबा नीचे आ रहा है, दूसरी तरफ नदी अपने रास्ते बह रही है। जब इतना भारी मलबा नदी में पहुंचता है तो पानी का रास्ता रुक सकता है, और यही हुआ। लेंदे खोला के आसपास मलबे ने नदी के रास्ते को रोक दिया। पानी पीछे जमा होने लगा और जब यह प्राकृतिक रुकावट टूटी तो पानी अकेला नहीं निकला, उसके साथ मिट्टी, पत्थर, चट्टान और बर्फ भी नीचे की तरफ दौड़े। यानी कुछ जगहों पर यह सामान्य बाढ़ नहीं रही, यह पानी और मलबे की बेहद तेज लहर बन गई। इसकी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक चीनी भूवैज्ञानिक ने इसकी गति करीब 50 मीटर प्रति सेकंड बताई, यानी लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी तेज रफ्तार में पहाड़ से आया पानी और मलबा रास्ते में जो भी मिला उसे अपने साथ बहाता चला गया। इसीलिए लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICI मॉड के मुताबिक त्रिशूली नदी में एक निगरानी केंद्र पर पानी का स्तर सिर्फ 30 मिनट में करीब 9 मीटर बढ़ गया। आधे घंटे में 9 मीटर। यह आंकड़ा बताता है कि यह बाढ़ कितनी तेजी से आई होगी। लेकिन अब इस कहानी में सबसे अहम मोड़ आता है। पहली बाढ़ की तबाही अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई और ऊपर पहाड़ों में एक नई चिंता पैदा हो गई। एक प्राकृतिक झील बन गई है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक छोचेन रिवर और पुरेपू सांगपू रिवर के संगम के पास एक प्राकृतिक बांध बनने से पानी जमा हो रहा है। 27 अगस्त की सुबह तक इस झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और मौसम के अनुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों में इसमें करीब 30 लाख घन मीटर और पानी पहुंच सकता है। यानी पानी की मात्रा करीब 50 लाख घन मीटर तक पहुंच सकती है। अब 50 लाख घन मीटर पानी कितना होता है, इसे समझने का आसान तरीका है। यह करीब 2000 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर पानी। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि 50 लाख घन मीटर पानी एक साथ नीचे आएगा। असल खतरा इस बात पर निर्भर करेगा कि पानी बाहर कितनी तेजी से निकलता है। अगर प्राकृतिक बांध धीरे धीरे पानी छोड़ता है तो स्थिति अलग होगी, लेकिन अगर बारिश लगातार होती रही, झील में पानी बढ़ता गया और पानी के दबाव से यह प्राकृतिक बांध अचानक टूट गया तो बहुत कम समय में एक बड़ी बाढ़ की लहर नीचे जा सकती है। और इसी संभावना ने चीन की चिंता बढ़ाई है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने इस प्राकृतिक झील के बांध के टूटने के खतरे को गंभीर बताया है। जीरोंग पोर्ट और नीचे के इलाकों को लेकर भी सावधानी बढ़ाई गई है। चीन ने तिब्बत के लिए बाढ़ से निपटने की आपात व्यवस्था सक्रिय की है और विशेषज्ञों की टीम भी भेजी है। अब यहां एक बात और समझना जरूरी है।
पहली बाढ़ के दौरान जिस जगह नदी का रास्ता मलबे से रुका था और अब प्राकृतिक झील को लेकर जो चीन ने चेतावनी दी है, दोनों को एक ही झील मान लेना सही नहीं होगा। पहली घटना में पहाड़ से आया मलबा नदी के रास्ते में जमा हुआ और उससे बाढ़ का असर बढ़ा। अब एक दूसरी जगह पानी जमा होने की बात सामने आई है, लेकिन दोनों घटनाओं के बीच एक कड़ी जरूर है। पहली तबाही ने इस पूरे पहाड़ी इलाके को और अस्थिर कर दिया है और ऊपर से बारिश जारी है, यानी पहाड़ पहले ही कमजोर है। कई जगह भारी मलबा जमा है, नदियों के रास्ते बदल चुके हैं, एक प्राकृतिक बांध के पीछे पानी जमा हो रहा है और बारिश इस पानी को लगातार बढ़ा सकती है। यही वजह है कि अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दूसरी बाढ़ निश्चित रूप से आने वाली है? नहीं, अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा और यह भी कहना सही नहीं होगा कि दूसरी बाढ़ पहली बाढ़ जितनी ही बड़ी होगी। पहली घटना में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा बर्फ, चट्टान और भारी मलबा नदी में आया था। इस बार मुख्य खतरा एक प्राकृतिक बांध के पीछे जमा पानी के अचानक बाहर निकलने का है। इसलिए फिलहाल सही बात यही है कि दूसरी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बाढ़ आएगी ही इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है और यही सावधानी भारत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि नेपाल और तिब्बत की पहाड़ियों में गिरने वाला पानी सीमा पर रुकता नहीं है। घोटेकोशी से पानी आगे त्रिशूली नदी तंत्र में जाता है और फिर यही नदी तंत्र आगे नारायणी से जुड़ता है। भारत में नारायणी को गंडक के नाम से जाना जाता है, यानी हिमालय में होने वाली इस तरह की अचानक घटनाओं का असर बहुत दूर तक पहुंच सकता है। इसी वजह से बिहार में भी निगरानी बढ़ाई गई। वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के सभी 36 गेट एहतियात के तौर पर खोले गए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिलों में भी प्रशासन को सतर्क रखा गया। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर ऊपर बनी झील टूटी तो पूरा बिहार डूब जाएगा। ऐसा कोई सबूत अभी सामने नहीं है। भारत के लिए चिंता मुख्य रूप से नदियों के जल स्तर और बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर है, क्योंकि पहाड़ों में अचानक पैदा हुई बाढ़ का असर मैदानों तक पहुंच सकता है। अब इस पूरी कहानी का एक और बड़ा सवाल है, क्या ये सब जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है? इसका जवाब भी बहुत सावधानी से देना होगा। 26 अगस्त की इस घटना के बारे में अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसे सीधे जलवायु परिवर्तन ने पैदा किया। आईसीआई मॉड ने भी कहा है कि इस घटना में जलवायु परिवर्तन की सीधी भूमिका तय करने के लिए अभी पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन बड़ी तस्वीर जरूर चिंता पैदा करती है। हिमालय तेजी से बदल रहा है, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ और जमी हुई जमीन का स्वरूप बदल रहा है। कई जगह ढलान पहले से ज्यादा अस्थिर हो रहे हैं और जहां बर्फ पिघलती है वहां पानी जमा होकर नई झीलें बना सकता है। यानी भविष्य का खतरा सिर्फ एक बड़ी बाढ़ नहीं है, खतरा यह है कि एक घटना दूसरी घटना को जन्म दे सकती है। ग्लेशियर टूटे, मलबा नीचे आया, नदी का रास्ता रुका, पानी जमा हुआ, फिर बांध टूटा, बाढ़ आई और उसी तबाही के बाद कहीं दूसरी जगह नया प्राकृतिक बांध बन गया। यानी एक आपदा खत्म होने से पहले दूसरी आपदा का खतरा पैदा हो सकता है। इसी को समझना इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है और नेपाल के इस इलाके का इतिहास भी हमें चेतावनी देता है। आईसीआई मॉड के मुताबिक लेहंदे खोला पिछले 14 महीनों में 2 बार बाढ़ का सामना कर चुकी है। 2025 में भी इसी इलाके में अचानक बाढ़ की घटना हुई थी। नेपाल में संभावित रूप से खतरनाक कई हिम नदीय झीलों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। इसलिए 26 अगस्त की घटना को सिर्फ एक अचानक आई बाढ़ के रूप में देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं है। यह उस बड़े खतरे की झलक है जो बदलते हिमालय में सामने आ रहा है। अभी सबसे बड़ा सवाल उस प्राकृतिक झील पर है। क्या पानी धीरे धीरे निकल जाएगा? क्या प्राकृतिक बांध बारिश का दबाव झेल पाएगा या फिर अचानक ये बांध टूटेगा और एक नई बाढ़ की लहर नीचे की तरफ दौड़ेगी? अगले कुछ दिन इन सवालों के जवाब देंगे और इस बीच सबसे जरूरी चीज है लगातार निगरानी, समय पर चेतावनी और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की तैयारी, क्योंकि हिमालय में खतरा हमेशा सिर्फ वहां नहीं रहता जहां पहाड़ टूटता है। कभी कभी उसकी लहर सैकड़ों किलोमीटर दूर मैदानों तक पहुंच जाती है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल और भारत को हिमालयी नदियों और ग्लेशियर्स की निगरानी के लिए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।